अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा नाम बुरहानुल हक ज़ाहिर है और एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा पहले हमने ये देखा था कि जावा को कैसे इंस्टॉल करना है यानी कि इसका सेटअप किस तरह से करना है, जेडीके कैसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद हमने अपाची नेटबीन्स जो है आईडीई 14 वर्ज़न जो है इसका इंस्टॉल किया था। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट किस तरह से बनाएँगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसमें से इसकी डिटेल जो है ना ये मैं बाद में आपसे शेयर करूँगा। अभी हम सिर्फ़ बेसिक सिंटैक्स पे गौर करेंगे कि वो इसका क्या है, तो और प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है। तो आपने ये बेसिकली इसके बिल्ड टूल्स हैं कि जावा का जो कोड हम लिखते हैं उसे बिल्ड करने के लिए बिल्ड टूल जो है वो एएनटी इसका यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन का कोई भी नाम रख देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं बेसिक बेसिक सिंटैक्स। ठीक है। मेन क्लास जो है इसे हम चेक कर देते हैं कि ये क्रिएट कर दे। ओके ये एक बेसिक कोड हमारे पास आ गया। मैं इसमें से कमेंट्स जो हैं उसको रिमूव कर देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट कुछ कमेंट्स आते हैं। ओके अब ये एक बेसिक कोड है जावा का जिसको मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम मज़ीद इसकी एक्सटेंशन और बाकी की चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहले ये पैकेज क्या चीज़ है? पैकेज अगर मैं आपको ये भी वाला कोड डायरेक्टरी में दिखा सकूँ, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो अगर ये सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर ये देखें ये जो डायरेक्टरी होती है इसे कहते हैं इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके पैकेजेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू पैकेज बनाता हूँ जावा का, यहाँ पे मैं कहता हूँ एन अदर एन अदर पैकेज। ठीक है, वैसे इसमें कैप्स वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए तो मैं इसको अंडरस्कोर पी कर देता हूँ, अनदर पैकेज। ठीक है, या इसे भी हम रिमूव कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये एक और पैकेज हमने बना लिया। अब अगर मैं जाके डायरेक्टरी में देखूँ तो बेसिकली यहाँ पे एक अलग से फ़ोल्डर बन गया हुआ है। पैकेज बेसिकली होता है कि जो आप क्लासेस या कोड यहाँ पे लिख रहे होते हैं उससे जस्ट क्लासिफाई करने के लिए कि आपने फॉर एग्जांपल अपनी लॉजिक यहाँ पे लिख ली है, उसके बाद आपका बिजनेस यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी की क्लासेस या कोड जो है वो अलग रखना है। तो हम कह सकते हैं कि कोड मैनेजमेंट के लिए जो है ना ये पैकेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए। अब आ जाते हैं हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके लिए एक मेन क्लास बनी है। यानी ये हम बता रहे हैं कि ये जो क्लास है ये किस पैकेज में पड़ी हुई है। पैकेज और आगे हमने पैकेज का नेम दे दिया। उसके बाद आ जाते हैं ये क्लास डिफाइन हुई है। पब्लिक क्लास बेसिक सिंटैक्स। अच्छा इसमें थोड़ा-सा गौर करना मतलब ख़्याल रखने के लिए जो चीज़ है वो ये है कि बेसिक सिंटैक्स इसमें ये जो क्लास जब भी कोई हम कोई क्लास डिफ़ाइन करते हैं, तो उसका पहला लेटर जो है ये कैप्स में होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए। और दूसरी कंस्ट्रेंट इसके लिए ये है कि पब्लिक जो आपकी मेन क्लास है, मेन क्लास यानी किसी भी फ़ाइल के अंदर मेन क्लास है उसका नाम जो है वो सेम आपके क्लास के नाम पे होना चाहिए। यानी फ़ाइल नेम और क्लास नेम दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको नाम चेंज करता हूँ। ये देखिए मुझे मेरे पास एरर आ रहा है और ये बता रहा है कि आप इसका नाम जो है ना फ़ाइल को रीनेम कर लें। ठीक है? यानी इस फ़ाइल में से टी को रिमूव कर दो। जबकि मैं अगर यहाँ पे टी लगा देता हूँ तो ये हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा दूसरी इसमें एहतियात ये करनी है कि जब हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था तो इस प्रोजेक्ट में हमने जेडीके 18 इंस्टॉल किया था। जबकि अभी हम बेसिक पे रहेंगे और कोड को जाके मैं सेट कर लेता हूँ कि जेडीके कौन-सा मैंने यूज़ करना है। हम जेडीके 8 यूज़ करेंगे तमाम कोडिंग के लिए। ओके सोर्स अच्छा इसमें से लाइब्रेरीज में से मैं जेडीके जाके
चलें लगते हाथ ये चीज़ भी देख लेते हैं। अब मैं ना JDK 18 डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपना JDK के प्लेटफ़ॉर्म को मैनेज भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो शायद बना दूँ। लेकिन अभी के लिए देखें आप यहाँ पे मैं दोबारा वापस आता हूँ। मैनेज प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे यानी कि प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ लाइब्रेरी में मैनेज प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे, ऐड करेंगे प्लेटफ़ॉर्म। हाँ जी, जावा का स्टैंडर्ड एडिशन है। जी बिल्कुल, जावा का स्टैंडर्ड यानी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है कि डाउनलोड करना है या क्या करना है इनमें से। अब मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन सेलेक्ट कर लूँ। उसके बाद मैंने इसका पाथ देना कि ये जेडीके है कहाँ पे। ठीक है, इसके लिए मैं जाता हूँ जावा में। यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ जेडीकेज पड़े हुए हैं। मैंने जेडीके 1.8 को यूटिलाइज करना है। ओके, जैसे ही मैं वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये डिटेक्टिंग जेडीके यानी वो जावा की जो भी वो अपनी रिक्वायर्ड फाइल्स वगैरह हैं उस पाथ के अंदर उनको ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसे बिल्कुल ये दोनों सारी चीज़ें मिल गई हैं। प्लेटफॉर्म का नाम भी इसे ये मिल गया है। मैं इसे जेडीके 1.8 ही रहने देता हूँ। अगर आप रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर सकते हैं। फिनिश पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास JDK 1.8 भी आ गया। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे अब देखिए मेरे पास एक ऑप्शन 1.8 का भी आ रहा है। ऐसे इसमें कंफ्यूजन है। 1.8 जो है ये यानी 1.8 तक JDK जितने भी आ रहे थे इसको JDK 8 बोलते हैं। यानी 1 पॉइंट के साथ ये सीरीज आ रही थी। उसके बाद JDK 9 जो है 9 10 उसके बाद यानी वो प्रॉपर नेमिंग के साथ आना शुरू हुए हैं। तब JDK 8 तक जो है वो 1.2 1.3 1.4 इस तरह से आ रहे थे। ठीक है, ओके करता हूँ। अब ये है कि मेरा सारा प्रोजेक्ट जो है इसका सिंटैक्स चेकिंग या कंपाइलर वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसकी वो सेट हो गई हैं डिफ़ॉल्ट JDK 8 पे। ओके, अच्छा इसमें क्लास की बात हो गई, क्लास का नाम क्या रखना है। उसके बाद आ जाते हैं ये पब्लिक वगैरह क्या है, ये बाद में डिटेल में समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, स्टैटिक का कीवर्ड। इस कोड को ना इतने को याद कर लें। ये सिंटैक्स तो आपने मेन क्लास में लगाना ही लगाना है। आगे एडवांस में जाके चीज़ें चेंज हो सकती हैं लेकिन अभी तक के लिए आप अपनी बेसिक्स जो आपने चीज़ें देखनी हैं और उसके मुताबिक आप इसको याद कर लें। ओके, एक सिंपल प्रोजेक्ट हम प्रोग्राम हमने पहले भी लिखा था। बेसिक सिंटैक्स, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करके देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी आउटपुट। ये बेसिक सिंटैक्स की लिखा हुआ हमारे पास आ गया है। इट मींस हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट की तो क्या ये हमारा प्रोजेक्ट सबसे सिंपल है? नहीं, हम इससे भी अगर ख़त्म कर दें तो प्रोजेक्ट हमारा फिर भी चलेगा। यानी इसमें एक ऐसा एम्प्टी प्रोजेक्ट है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे। जब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक टेक्स्ट है जिसको हम आउटपुट जिसकी दे रहे हैं। ओके, तो अच्छा ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है तो आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना। कोशिश करें इसको फॉलो करें। छोटी-छोटी बुनियादी चीज़ें होंगी बेसिक सी जो आपके बाद में काम आने वाली हैं आगे फ्यूचर में या फर्दर लर्निंग के लिए। ओके, अभी मूव करते हैं हम इस वेबसाइट पे। हम फॉलो करेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जिनको हम वन बाय वन देखते जाएँगे और उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये जावा का बेसिक सिंटैक्स है। यहाँ पे वो कहता है जावा का फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमने लिख लिया, हमने वहाँ पे ये वाला वर्ड लिखा है। इसके अंदर वो जो कुछ चीज़ें हैं ना वो बता रहा है कि बेसिक सिंटैक्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए। केस सेंसिटिविटी है। केस सेंसिटिविटी किस हिसाब से है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एस को एस कर देता हूँ तो ये मेरे पास देखें एरर आ रहा है, उसे ये सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही। ठीक हो गया? तो यानी ये वाला सिस्टम और इस सिस्टम में दोनों में फ़र्क है। ये किसी भी लैंग्वेज में केस सेंसिटिविटी हम इसको कहते हैं
कि क्या, जैसे मैंने बताया कि ये बी कैप्स में होना चाहिए, ये स्मॉल में होना चाहिए। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये जो जावा है ये केस सेंसिटिव है। उसके बाद क्लास नेम, क्लास नेम में वही चीज़ वो बता रहे हैं कि फर्स्ट लेटर जो है वो अपर केस में होना चाहिए। उसके बाद ये मेथड नेम कहता है ऑल मेथड लोअर केस लेटर के साथ होने चाहिए, लेकिन ये हम कैप्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर जो है या फिर बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो ये है कि हमें लोअर केस के साथ मेथड का नाम स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा मेन मेथड जो है ये कैसे एम स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा आप देखें ये चूंकि केस सेंसिटिव है, जैसे ही मैंने यहाँ मेन में एम को कैप्स में किया तो यहाँ से आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये मेन क्लास के तौर पे इसको आइडेंटिफाई कर लेता है अगर स्मॉल में, अगर कैप्स में है तो वो उसे आइडेंटिफाई नहीं करता एज अ मेन मेथड। ओके, उसके बाद प्रोग्राम की फाइल नेम, नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल शुड एग्जैक्टली मैच द क्लास नेम, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो है क्लास का नेम उसी पे होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये एक स्टैंडर्ड है, आपने इसी तरह से लिखना है इसको। इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि व्हाट इज दिस, ये जो है ये बेसिकली मेन मेथड जो होता है वो किसी भी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से एप्लीकेशन ने स्टार्ट चलना शुरू करना है, जहां से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। यानी फर्स्ट टाइम जब हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तो इसमें ब्ला ब्ला नीचे जितनी भी इस तरह से रोज आपने कोड की लिखी हुई हैं वो सारी रोज वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा मेन मेथड होगा। तो ये जो चीज़ है यानी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये जब हम थोड़ा सा देखेंगे कि डाटा टाइप्स और एरेज वगैरह देखेंगे तो ये बेसिकली स्ट्रिंग एरे है जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट्स इसको हम पास करते हैं। यानी कि अगर हमने किसी प्रोग्राम को आउटसाइड इस एप्लीकेशन को किसी दूसरी एप्लीकेशन से या स्टार्ट करते हुए कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं तो वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसका थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये चूंकि एरे है इसको बाद में आपको समझ आएगी, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि इसके जीरो इंडेक्स पे जो भी चीज़ पड़ी है उसको डिस्प्ले करवा दो, लेकिन अभी तक मेरे पास एरर आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आ रही है, यानी कि एरर आ रहा है। एक्सेप्शन वगैरह क्या होती है इसको बाद में देखते हैं। अच्छा वो क्यों, मैंने कहा ये चूंकि एक एरे थी तो मैंने कहा कि इसके 0 पॉइंट से जो भी पड़ा है उसे प्रिंट करवा दो। अब चूंकि जब हमारी ये एप्लीकेशन चली है तो इसके आर्ग्यूमेंट्स में कुछ दिया ही नहीं गया, इस वजह से ये एरर आया है। तो अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके जरा इसकी थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ कि एप्लीकेशन जब रन हो तो ये आर्ग्यूमेंट्स यानी एप्लीकेशन के स्टार्ट होने पे क्या आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ गुड, ये गुड वर्ड जो है ये मैंने एक पास किया है। तो अब ये क्या होगा कि जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट को यानी इस आर्ग्यूमेंट्स में एज अ पैरामीटर वो गुड आ रहा होगा। तो अभी आप देखेंगे जीरो इंडेक्स पे यानी इसके जीरो इंडेक्स पे गुड पड़ा हुआ है तो ये गुड प्रिंट हो जाएगा, ये गुड आ गया। अच्छा इसकी यूटिलाइजेशन ये नहीं है हमेशा के जैसे ये मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख दिया है तो ये मतलब इस तरह से ही चलेगा। इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको थोड़ा सा एडवांस जब जाएंगे तब आपको ये समझ आएगी, लेकिन मैं एहतियातन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी ये एप्लीकेशन जो है ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके अपने कुछ काम कर रही है। आप चाहते हैं कि ये हार्ड कोड या किसी फाइल में ना पड़े हों, बल्कि जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो आप ये वाले आर्ग्यूमेंट्स डेटाबेस के यूज बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ से पास करें और एप्लीकेशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ इसमें फर्दर आपके काम आ सकती है चीज़ वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ
आईपी दे देता हूं कि ये मेरा आईपी है, ये मेरा है डेटाबेस, ये मेरी सॉरी इसे मैं कह देता हूं पोर्ट है, ये डेटाबेस है। इस तरह यानी स्पेस के साथ आप इसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब जाके अगर यहाँ पे इसको इसकी जगह मैं ये कर दूं आर्ग्यूमेंट्स 0, इसमें वर्टिकल सिलेक्शन भी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए परेशान हो जाए कन होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक काम आपने जो करना है ना लाजमी तौर पे वो ये है कि ये मैं तो काम किए जा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया नेटबीन्स तो इसे लाजमी तौर पे नेटबीन्स को इंस्टॉल कर लें। और बाकी जो फर्दर है जेडीके भी इंस्टॉल कर ऑब्वियसली पहले आपको करना पड़ेगा। ये इन्वायरमेंट बनाएं, वीडियो को बार बार पॉज करें, वहां पे रोक के इसका जो चीज़ है उसकी क्लैरिटी लें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसके लिए ना प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी हमने क्या काम किया, वहां पे 4 पैरामीटर्स पास किए, 0 1 2 0 इंडेक्स से एरे स्टार्ट होता है तो 3 तक ये 4 जो इसके पैरामीटर्स हैं उनको हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सॉरी, वहां पे मैंने ना 3 पैरामीटर्स पास किए हैं, एक सेकेंड। ओके, डेटाबेस आगे यूज़र नेम। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये हमारे पास ईच रो में इसका ये यानी रिजल्ट आ गया। अच्छा, होप आपको ना ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी कि ये स्ट्रिंग लगाना, इसमें ये जो लगा हुआ है ये आर्ग्यूमेंट्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट में ही इसको हम ये क्यों पास कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम चीज़ है और ये आपके काम आने वाली है, तो मुझे इसलिए लगा कि ये चीज़ आपको बता देनी चाहिए। ओके, फर्दर देखते हैं। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स ये है कि जितने भी आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का कोई भी नाम रख रहे हैं, वो किसी क्लास का, किसी वेरिएबल का, किसी मेथड का, तो जितने भी हमारे आइडेंटिफायर्स होंगे उनके लिए कुछ जो हम कह सकते हैं नेमिंग कन्वेंशंस हैं कि नाम उसका रखने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये आप थोड़ा-सा इसको रीड आउट भी कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, यानी कि ए टू ज़ी यानी आप स्मॉल ए टू ज़ी या फिर स्मॉल ए टू सॉरी कैप्स ए टू कैप्स ज़ी, स्मॉल ए टू स्मॉल ज़ी, सॉरी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद करेंसी करैक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट करैक्टर के बाद जो है ना आप इसमें 1 2 3 भी लगा सकते हैं। इस तरह की ये कुछ चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर पहले नंबर पे तो मॉडिफायर्स हैं क्या? इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई क्लासेस मेथड्स एटसेट्रा बाय यूजिंग मॉडिफायर, देयर आर टू टाइप कैटेगरीज। अच्छा, कैसे कि अभी ये जो हमारी क्लास है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारी क्लास है ये पब्लिक टाइप की क्लास है। इस ये सॉरी ये क्लास, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने इस क्लास की जो बाउंड्री है ना वो तय की है। तो मॉडिफायर्स बेसिकली इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है या कोई भी और इसकी मतलब हम कह सकते हैं कि उसके कुछ पैरामीटर्स हमारे जो हैं वो सेट हो जाते हैं। एक्सेस मॉडिफायर यानी कि उसकी एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करना कि वो पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट, ये क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप बेहतर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे।
प्राइवेट का मतलब है कि जिस क्लास में ये चीज़ डिफाइन हुई है सिर्फ वहीं पे ही एक्सेसिबल है, ये हम देखेंगे बाद में। ठीक है, पब्लिक जो है वो यानी ऑल ओवर द प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड जो है वो सिर्फ एक पैकेज के अंदर जो है वो एक्सेसिबल होती हैं। अब नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स क्या हैं? फाइनल है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट है, स्टैटिक है। ठीक है, ये आगे इस ये दो स्टैटिक एफपी है। खैर आगे अब वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। वेरिएबल्स क्या हैं? कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ क्लास वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे, अभी आप इस पे ना जाएं। जावा की एरेज, एरे अभी हमने एक देख ली है। जावा एनम्स क्या है? यानी कि फिक्स्ड वैल्यूज जो होती हैं उनके साथ अगर कोई वेरिएबल बना हुआ है तो उसको हम एनम बोलते हैं। जावा कीवर्ड्स, इनको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वक्त के साथ आप इनको यूज़ करेंगे, जो जो चीज़ आप यूटिलाइज करते जाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और बस एक नज़र आप देख लीजिएगा। क्यों इनको देखना है? यानी कि ये जावा कीवर्ड्स जो हैं इनको आप किसी और पर्पस के लिए, आप इसके किसी कस्टम पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यानी इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि इस पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आप इनको थोड़ा-सा एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद कमेंट्स जो हैं ये बहुत अहम चीज़ होती है। जावा में कमेंट्स जो हैं वो आप इस तरह से लगा सकते हैं, स्टैटिक स्लैश स्टैटिक से स्टार्ट करना, स्लैश स्टैटिक से क्लोज़ करना, ये मल्टी लाइन है। सिंगल लाइन के लिए आप सिंपल डबल स्लैश लगा सकते हैं। अब वही यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कमेंट्स जो है ना ये बहुत अहम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे ना कुछ चीज़, ये अगर मेरे अलावा बाद में कोई और डेवलपर इस पे काम करता है तो ये उसके लिए इंस्ट्रक्शन या अपने ही लिए याद रखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ताकि वक़्त के साथ-साथ हम चीज़ों को भूल जाते हैं। और ऐसा ना हो कि आप साल 2 साल बाद दोबारा कोड पे आएँ या 6 महीने बाद तो आपको पता चले कि अभी तो आपको यही नहीं समझ आ रही कि ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर क्यों किया था। कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में या किसी दूसरे बंदे के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, आप वहाँ पे कमेंट्स लाज़मी लिखें। ये बहुत एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, एक अच्छे डेवलपर की एक निशानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कह देता हूँ, दिस इज़ written for purpose। ठीक है, अब यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंटिंग के लिए लिखी गई है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो है हम फॉर एग्जांपल कह रहे थे कि 3 तरह के पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रही है, हम यहाँ पे कमेंट्स में वो लिख सकते हैं, ये ज़रूरी एक चीज़ है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट अभी हम देख चुके हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं, ये होगा। और अब देखें, इसके बाद से जितनी भी रोज़ है ना वो सारी कमेंट में चली गई हैं। तो अब इसको हमने स्टॉप भी करना है, चूँकि हमने स्टार्ट किए थे कमेंट्स, तो स्टॉप कर देंगे तो ये हमारे पास वापस आ गई हैं, यानी कि ये अब अनकमेंट हो गई हैं चीज़ें। अच्छा, जो कमेंट ब्लॉक होता है, ब्लॉक या फिर कमेंट किया हुआ कोड, उसको सिस्टम यानी कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या काम करता है? इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने का मतलब ये है कि उसको रीड नहीं करता, उसको सीपीयू पे, प्रोसेसर पे नहीं भेजता प्रोसेस होने के लिए। जैसा अभी ये मैंने कमेंट किया हुआ था, तो ये सिर्फ डेवलपर पर के लिए होता है या सामने नज़र आ रहा था, ये कंपाइलेशन में नहीं जाता। यानी ये मशीन पे एग्जीक्यूटेबल जो कोड बनता है उस पे ये नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब इसको कमेंट कर दिया तो अब देखेंगे आप कि ये लाइन लिखी तो हुई है लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रही। ओके,
अभी ये कुछ चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, ये बाद में हम देखेंगे। अभी के लिए ये होगा कि ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। बेसिक जो इसकी डाटा टाइप्स हैं, बाइट है, शॉर्ट है, इसको आप लोगों ने खुद एक दफ़ा पढ़ लेना है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इस पे अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा। इन वेरिएबल्स को हम वन बाय वन यूज करके देख लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। उसके बाद वेरिएबल टाइप्स हैं कुछ, ये भी आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल ना हो, बल्कि बहुत आसान रहे। अच्छा, ये एक अहम चीज़ है अभी के लिए। इसके बाद हम इस लेक्चर को क्लोज़ करेंगे। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बेसिक ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर होता क्या है, मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 20 को जमा कर दूं 30 के साथ। तो अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 50। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 50 आ गया। ये 20 और 30 जो है ये ऑपरेंड्स हैं और ये ऑपरेटर है। ये दरमियान में जो है ये ऑपरेटर है। ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऑपरेटर्स को, बाद में नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ इंशाल्लाह डिटेल के साथ प्रैक्टिकली समझाऊंगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो ऑपरेटर्स जो कि हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि अगर ए जो है हमारे पास, उसमें वैल्यू पड़ी हुई है 10 और बी में वैल्यू है 20, तो ये ऑपरेशन हमें ये रिजल्ट देंगे। यानी कि ये ऑपरेटर है, इसे एडिशन कहते हैं। यानी ये दो ऑपरेंड्स जो होते हैं उनको सम करके उसका रिजल्ट हमें देता है, ये माइनस करके उसका रिजल्ट देता है। इसको थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए मॉडुलस, मॉडुलस आपको पता होगा। मॉड जो इसे हम बोलते हैं, ये किस पर्पज के लिए होता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर उसको शो करवाता है। प्लस प्लस यानी एक का इजाफा करता है, माइनस माइनस एक का की कमी कर देता है। यानी जो वैल्यू है उसमें से एक कम हो जाता है और इसमें जो वैल्यू है उसमें एक का इजाफा हो जाता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी देखने वाली है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ समझाने के लिए। वहाँ पे उन्होंने ए वेरिएबल लिया था, मैं ए ले लेता हूँ, उसमें वैल्यू 10 रख लेता हूँ। अब मैं ये पहले एक दफ़ा देख लेता हूँ कि ए के अंदर पड़ा क्या हुआ है। ए को मैंने प्रिंट करने की कोशिश की, मेरे पास रिजल्ट 10 आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना वो ये है कि ये देखें मैंने प्लस प्लस लगाया लेकिन उसके बावजूद 10 आया रिजल्ट। जबकि जब मैं प्लस प्लस लगा के चलाता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी 11। ऐसा क्यों है? इसको, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ये ऑपरेंड यानी ऑपरेटर प्लस प्लस का ये स्टार्ट में लगा हो तो पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद यानी ए में पहले एक जमा हो जाएगा, उसके बाद जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, यानी ये चीज़ प्रिंट होगी। लेकिन अगर ये बाद में हो, इसको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स कह सकते हैं आप। अगर ये ऑपरेटर बाद में है तो क्या होगा, इससे ये होता है कि जो भी इसमें करंट वैल्यू है उस पे पहले जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो परफॉर्म होता है और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होता है। यानी अभी 10 है मेरे पास। अच्छा, अभी अगर मैं इस चीज को चेक करना चाहूँ कि क्या इस वैल्यू में इजाफा हुआ था, जी बिल्कुल हुआ है। अभी यहाँ पे देखें क्या आ रहा था, हमारे पास 10 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, चूंकि ये प्रिंटिंग होने के बाद इसमें इजाफा हो चुका है तो इसकी वैल्यू क्या 11 हो चुकी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 10 के बाद 11 प्रिंट होना चाहिए।
ठीक हो गया। ये चीज़ होपफुली आपको सम लोगों इसी तरह माइनस माइनस यानी ये वाला डिक्रीमेंट का ऑपरेटर काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको बताते हैं या उसको मालूम करने के लिए, उसको चेक करने के लिए यूज होते हैं। ये डबल इक्वल लगाने का मतलब क्या होता है? डबल इक्वल जो ऑपरेटर होता है ये बताता है कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं या नहीं। ये पहले नॉट का साइन है, उसके बाद इक्वल है। तो ये क्या बताता है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल है ये नहीं बराबर ए के। हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये वेरिएबल इसके बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। ये ग्रेटर देन का है कि लेफ्ट वेरिएबल जो है क्या वो ग्रेटर है बी से, और ये लेस देन है कि ये जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है क्या वो ग्रेटर है या नहीं है। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू कि ये वैल्यू इससे बड़ी या उसके बराबर है या नहीं है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू है। ये आगे जाके मैं इनको बस अभी के लिए सिर्फ ये थ्योरेटिकली इन चीज़ों को एक दफ़ा देख लें। उसके बाद हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट पे जाएंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट में मैं इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये वाला कंसेप्ट जो है इनके चेक्स वगैरह जो हैं उसके उस पे ब्रीफ करेंगे। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। ठीक हो गया। यानी कि ये एम्परसन है, ये ऑरिंग के लिए है, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। ये यूज होते हैं। बिट वाइज एंड ऑपरेटर है, बिट वाइज और ऑपरेटर है, बिट वाइज एक्स और है। उसके बाद बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट है। ये थोड़ी सी डेप्थ की चीज़ें हैं। इसको अगर मैं अभी समझाना की कोशिश करूँगा तो ये आप लोगों के लिए दर्द सर बन जाएंगी। लिहाजा मैं वैसे आपको यही मशवरा दूंगा कि इसको आपने अभी इग्नोर कर देना है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इसको आपने इग्नोर कर देना है इस ऑपरेटर को। आगे आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये बेसिकली दो जो ऑपरेंड्स हैं उनके बारे में बताता है कि इनका आपस में लॉजिकली रिलेशन क्या है इसमें। और हमारे पास ये जो रिलेशनल है इन दोनों में फ़र्क क्या है। रिलेशनल ये चेक करते हैं कि क्या वो बराबर है या नहीं है, ग्रेटर है, लेस देन है, स्मॉल हैं, दो जो ऑपरेंड्स हैं उनकी वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पे हम ये चेक करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, यानी एक सही है या नहीं। लेकिन ये कंप्लीट कब होगा? ए भी ठीक सही है और बी भी सही है। ये क्या इसका मतलब क्या होता है? ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, यानी ए की वैल्यू भी जीरो नहीं है, नॉन सॉरी ए नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है। ठीक है। इसी तरह हम और जो है इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। ये नॉट का ऑपरेटर है, यानी जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को ये रिवर्स कर देगा, यानी उसे उल्टा। अगर ये हम इसका रिजल्ट ट्रू में आ रहा है तो ये इसे फॉल्स कर देगा, अगर इसका रिजल्ट दोनों का फॉल्स में आ रहा तो ये इसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है। इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें इससे समझने वाली चीज सिर्फ ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। बाकी ये जो ऑपरेटर हैं ये थोड़ा सा कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है, ये सिंपल है। इसे प्रैक्टिकली ही करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। मैं ये सारी चीजें नोट कर रहा हूँ तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अच्छा, अभी ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि जो भी राइट साइड पे वैल्यू होती है किसी वेरिएबल में या कांस्टेंट, जैसे अभी ये 10 है तो इसको उठा के असाइन कर देता है जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल हमने दिया हुआ है। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए एक चीज जरूरी है कि इसके लेफ्ट पे कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए।
ठीक है, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 इक्वल टू 5 है या 4 है, 45 है, नहीं। आप ये कर सकते हैं कि a इक्वल टू 45 यानी 45 है, ये तो हम कर सकते हैं। यानी कि इस साइड पे कांस्टेंट या वेरिएबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट b इज इक्वल टू a कर देता हूँ। तो ये यानी अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो तो भी एक्सेप्ट हो जाता है, और अगर यहाँ पे वेरिएबल हो तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है, और इवन एक्सप्रेशन भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a-5, ये मैंने अभी एक एक्सप्रेशन लगा दी है कि a में से 5 माइनस करके b को असाइन कर दो। यानी b की वैल्यू अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो b की वैल्यू, a की वैल्यू पहले नंबर पे तो क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 45 है, तो a में से -5 करके b को असाइन कर दो, तो अब v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 40। ठीक हो गया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, उसके बाद प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर है, बहुत सिंपल है, लेकिन मैं अभी नहीं समझाऊंगा, उसकी वजह है कि अभी आपके लिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये सारे ऑपरेटर छोड़ दें, बहुत सिंपल से हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये ऑपरेटर भी अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये जब हम इफ एल्स वगैरह करेंगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ समझाऊंगा। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा फील कर रहे होंगे कि मैं बहुत सारी चीज़ों को अभी हम छोड़, इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि अगर हम इन चीज़ों को समझने बैठेंगे तो ये चीज़ें आपके सर, मैं अभी अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप लोग बेसिक लर्नर्स हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैं बेसिक से एडवांस के लिए बना रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे अभी इन चीज़ों को ज़रा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आप जस्ट एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, प्लस इक्वल b माइनस इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये ऑपरेटर कर क्या रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली b इज इक्वल टू b माइनस 5 है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सेम रिजल्ट जनरेट करेंगी। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपके लिए अभी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि b की मैंने वैल्यू क्या रखी है, 4, यहाँ से मैं इसे 4 की बजाय 40 कर देता हूँ। अब 40 में से हम -5 करें तो वैल्यू b की क्या रहनी चाहिए, 35। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल स्लैश, ये वाली स्लैश जो है ये आप हिट करेंगे कीबोर्ड से तो ये लाइन कमेंट हो जाएगी जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमारे पास 35 आ गया। अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ, और अब देखते हैं सेम रिजल्ट आ रहा है। ये जस्ट आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताने के लिए मैंने ये यूज़ किया ऑपरेटर, लेकिन इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं दोबारा रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ये जो चीज़ें हमने थोड़ी सी की हैं, आपने इसमें आप लोगों के करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है। मैं दोबारा बहुत तेज़ी से जल्दी से रिवाइज़ कर देता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, ANT आपने बिल्ड टूल के तौर पे ANT को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है, फिनिश करना है, आपके पास प्रोजेक्ट आ जाएगा। प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास सोर्स पैकेजेस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था कि ये आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर SRC जो होता है वो सोर्स पैकेजेस को डिफाइन कर रहा होता है। उसके अंदर जो हमारे फोल्डर बन रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैकेजेस। हम वो में एक डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर जो है हमारी एक मेन क्लास बनेगी। मेन क्लास में आपने क्या काम करना है, कुछ कमेंट्स लिख के देखने हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है कि क्लास का नेम है। उसके बाद ये मेन मेथड है, उसको हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, कुछ ऑपरेटर्स हमने देखे हैं।
बेसिक जमा माइनस के मैंने सिर्फ प्लस का किया, आप उसे माइनस ज़रब तक़सीम मॉड वगैरह ये सारी चीज़ें करके देख लें। प्रिंटिंग की स्टेटमेंट है, इसको यूज़ करके अपना नाम वगैरह प्रिंट करके देख लें। बाकी आगे कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स जो हैं उस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा।